नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज जो ये वीडियो होने वाली है साइबर सुरक्षा की एक नई वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि जो आप पेमेंट ऐप्स को यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे, तो क्या वो कितने परसेंट तक सुरक्षित हैं, क्या आपको यूज़ करनी चाहिए, और अगर आपको यूज़ करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए। आप इनके द्वारा जो फ्रॉड किए जाते हैं, इनको मूड बनाकर जो फ्रॉड करते हैं आपके साथ, उनसे कैसे बच सकते हैं। देखिए, हाल ही में जब से ऑनलाइन पेमेंट्स का सिलसिला चला है, तो ये बहुत तेज़ी से यूपीआई ऐप अपने आप को जो है बेहतर करती जा रही हैं और मार्केट में इनका दबदबा बन चुका है। और दबदबा इसलिए बन गया क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको किसी के बैंक में पैसे भेजने हैं तो आसान तरीका है, आपको कुछ खरीदना है, पेमेंट करना है तो आसान तरीका है, आपको कुछ बेचना है, पैसे रिसीव करने हैं तो आसान तरीका है। लेकिन कुछ फ़ायदों के बाद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आज उन कमियों के बारे में बात करेंगे और इनसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं या किस तरीके से आपको सुरक्षित रहना है, इन एप्लीकेशन को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई पेमेंट ऐप के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। जब ये यूपीआई पेमेंट ऐप नहीं हुआ करती थी तो आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करनी होती थी। एक बड़ा अमाउंट है तो आपको आरटीजीएस करनी होती थी और एनईएफटी जो है छोटे अमाउंट तक हो जाती थी। इसमें क्या होता था कि आपको अपने बैंकिंग डिटेल में जाके एक जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उसकी डिटेल को ऐड करना होता था, जैसे कि नाम, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल डाल के अकाउंट नंबर को वेरीफाई करके ऐड करना होता था। 30 मिनट में नंबर ऐड होता था और बाकी इसके बाद आप पेमेंट कर सकते थे। पेमेंट भी जो है कुछ समय लेता था, जिसमें 12 घंटे का समय होता था। 12 घंटे से पहले ही हो जाता था। अगर आप 12 बजे से पहले एनईएफटी करेंगे तो 12 बजे तक आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। अगर उसके बाद करेंगे तो 4 बजे तक होगा। इस तरह का जो है उनका सिस्टम था। इसके बाद यूपीआई पेमेंट ऐप आई, जिन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया। जैसे ही आप तुरंत बार कोड स्कैन करेंगे या नंबर पर ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा सामने वाले को रिसीव हो जाएगा। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो है अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप किसी भी एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे पर अपना जब अकाउंट बनाएंगे, उसको केवाईसी कराएंगे, तो आप एक मोबाइल नंबर से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर जो आपका बैंक में अपडेट है, उनसे इन एप्लीकेशन को जो है चला सकते हैं और सारी चीज़ें आसानी से पेमेंट लेना और देना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। इसके बाद भी जब इतनी सारी चीज़ें आसान हो गई, इन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया, बाकी जो इनकी कमियां थी वो भी इन्होंने सुधारी और सुधार कर रहे हैं। फिर भी फ्रॉडर कैसे फ्रॉड कर लेते हैं, क्या चीज़ें हो जाती हैं, उन चीज़ों पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों, जब आप यूपीआई पेमेंट ऐप के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो किस तरीके से आपका पेमेंट होता है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, पहला आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। ये सबसे इजी तरीका हो गया। सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो आप एक मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट करते हैं। अगर आप किसी का क्यूआर कोड आपके पास नहीं है तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उसका नंबर को ऐड करके इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो अगर आपके पास कोई यूपीआई आईडी है तो उसके द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला सेकंड पार्टी भी इसी तरीके से पेमेंट कर सकता है। अब दोस्तों, अगर बात करें जब आप पेमेंट करते हैं किसी भी तरीके से तो आपको जो है एक पिन को डालना होता है। जब आप इन एप्लीकेशन पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपका एक एम पिन बन जाता है। यानी कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो बारकोड के माध्यम से हो या यूपीआई आईडी के माध्यम से हो या मोबाइल नंबर पर ही ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपको एक पिन डालना होगा। उस पिन को बैंक वेरीफाई करता है और आफ्टर डेट पेमेंट हो जाता है। आपका पेमेंट सफलतापूर्वक कर दिया जाता है। अगर आप वो पिन गलत डालते हैं या आपको पता नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसमें एक ऑप्शंस और होता है एप्लीकेशन में कि आप फिंगर लॉक लगा सकते हैं। आपका मोबाइल किसी थर्ड पार्टी के हाथ में पहुंच जाए और उसके पास आपका एम पिन भी है तो आपकी एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसके लिए आप फिंगर लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी सुरक्षा और मिल जाती है कि जैसे ही आप अपनी फिंगर को ऐड करेंगे तभी वो एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन होती हैं, जब आप फिंगर लॉक अपनी उंगली को अटैच करेंगे तो तभी वो एप्लीकेशन ओपन होगी, आगे की प्रक्रिया तभी की जाएगी।
तो दोस्तों अगर हम इस एम पिन की बात करें या पिन कोड की बात करें जिसके माध्यम से जब आप डालते हैं तभी पेमेंट होता है, जब इन एप्लीकेशन पर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो इसमें पिन बनाने का ऑप्शंस होता है जो 4 अंकों से 6 अंकों तक आप बना सकते हैं, जो सिर्फ आप ही को पता होता है। जब तक आप उस पिन को ऐड नहीं करेंगे तो आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आपको एक कोड डालना पड़ेगा। इसमें आपको कभी भी OTP नहीं आता है। हम आगे चलिए वीडियो में कुछ डिटेल और जान लेते हैं। तो दोस्तों अब आगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं UPI फ्रॉड यानी कि UPI ID या इस तरह की एप्लीकेशन के फ्रॉड के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। सबसे प्रचलित यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन पर जैसे OLX, क्यूकर या फ्लिपकार्ट पर अपना कुछ सामान बेचना चाहते हैं तो सामने वाला आपको जो है फ्रॉड करने, जो फ्रॉडर है वो आपसे फ्रॉड कर सकता है। वो फ्रॉड किस तरीके से कर सकता है कि वो आपको एक बारकोड स्कैन करके भेज सकता है कि आप इसे स्कैन कर लीजिए और पेमेंट हो जाएगा, यानी कि इधर से पेमेंट मैं भेज दूंगा। कभी भी आपको इस तरह के कोड को स्कैन नहीं करना है। मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता चुका हूँ कि जब आप किसी को पेमेंट करेंगे तो एम पिन की ज़रूरत होती है जो 4 से 6 नंबर तक का हो सकता है, अंकों का हो सकता है। लेकिन जब आप कभी भी पेमेंट को रिसीव करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की OTP या अपने जो पिन है, आपने जो पिन बनाया हुआ उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर कहीं भी कोई स्कैन कर बारकोड भेज रहा है और कह रहा है कि आप इसे स्कैन करके पैसा रिसीव कर लीजिए और अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो वो जो बारकोड भेजा गया है या वो जो रिक्वेस्ट भेजी गई है वो किसी लिंक के माध्यम से भी हो सकती है और डायरेक्ट बारकोड के माध्यम से भी हो सकती है। वो कई तरीके के सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके के मेथड में कभी भी आपको अपना पिन नंबर डालकर पैसा रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा रिसीव करने की रिक्वेस्ट नहीं होती है, वो पैसा भेजने की रिक्वेस्ट होती है। जैसे ही आप अपना कोई भी पिन डालते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो कभी भी आपको किसी भी तरह का पिन या OTP डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में OLX के बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे क्यूकर के बहुत सारे केसेस हैं जिन लोगों ने अपना सामान बेचने के लिए वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को डाला और रिक्वेस्ट आई और पैसा भेजने की जगह पैसा चला गया, यानी कि पैसा रिसीव होने की जगह पैसा सामने वाले के पास चला गया। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी कभी भरोसा दिलाने के लिए आपको आपके साथ 1 रुपये की ट्रांजैक्शन की जाती है कि आप इस बारकोड को स्कैन करके, अगर वो फ्रॉडर जो है, जो साइबर अपराधी है, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, वो आपसे कहेंगे कि इस बारकोड को स्कैन करके आप ट्रांजैक्शन कर दीजिए और अपना पिन डाल दीजिए। आपको पहले से थोड़ी चीज़ें पता थी, आपने कहा यार पिन डालूंगा तो मेरा पैसा चला जाएगा। वो आपको विश्वास दिलाता है कि आपका पैसा नहीं जाएगा, आप ऐसा करिए 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करके देख लीजिए। तो क्या होगा कि जब आप 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका 1 रुपया कट जाएगा, लेकिन तुरंत ही वो आपको 1 रुपया वापस ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपको लगेगा कि हाँ पैसा रिसीव हो गया, 1 रुपया मेरे पास आ गया है। तो इस तरीके से भी फ्रॉड किया जाता है। इसके बाद एक बड़ी अमाउंट आपसे ठगी कर ली जाती है। तो इस तरह के फ्रॉड से आपको बच के रहना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आपको कभी भी किसी तरह के लिंक पर जाकर कोई पेमेंट नहीं तो रिसीव करना है, नहीं पेमेंट करना है। इस तरह की जो सुविधा है किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं की जाती है। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें आप किसी भी लिंक पर जाकर पेमेंट करें या पेमेंट रिसीव हो जाएगा आपको। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और आपको किसी भी तरीके के प्ले स्टोर पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी बच के रहना है। इसके बाद बात करें अगर OTP की या एम पिन की। OTP और एम पिन एक बहुत ही संवेदनशील कोड होता है। एम पिन या OTP को आपको किसी के साथ भी साझा नहीं करना है, किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपका ये वेरिफिकेशन कोड होता है। बैंक आपसे जानना चाहता है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप वो सही व्यक्ति हैं या नहीं। इसलिए ये कोड कभी भी किसी के हाथों में नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ आपको पता होने चाहिए। अगर ये छोटी छोटी जानकारी आपको पता है तो हो सकता है कि आप आने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बच जाएं। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में। वैसे तो हालांकि जो प्ले स्टोर है या एप्पल प्ले स्टोर है ये दोनों ही लगे हुए हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो फ्रॉड कर सकते हैं जिनके माध्यम से वो हटा दी जाएं। फिर भी कुछ संभावनाएं रह जाती हैं कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाए। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है।
किसी लिंक के माध्यम से कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी है। अगर आप गूगल प्ले या एप्पल स्टोर से भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, डेवलपर का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, एप्लीकेशन कब बनी है, ये पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ऑथेंटिकेट है तो आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको कहीं भी कोई भी संदेह है जिसमें आपको लग रहा है कि ये एप्लीकेशन फ्रॉड कर सकती है या फ्रॉड एप्लीकेशन है तो आपको उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सअप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी आपको नहीं अपलोड करनी है, नहीं डालनी है। किसी भी तरह का आपको जो है कोई भी जानकारी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना वो मोबाइल नंबर जो आपके बैंक में अपडेट है या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में अपडेट है, वो कभी आपको नहीं डालना चाहिए। अगर आप वहाँ से किसी प्रोडक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट आपसे कोई फॉर्म फिल करा रहा है, कुछ आपकी जानकारी ले रहा है, तो इस तरह के झांसे से आपको बचना चाहिए, इस तरह के फ्रॉड से आपको बचना चाहिए। हो सकता है कि वो फ्रॉड हो और आपकी सारी जानकारी को चोरी करके उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि ये एप्लीकेशन कितने % तक सुरक्षित हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो बिल्कुल ये एप्लीकेशन सुरक्षित हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको कभी भी किसी भी मैसेज या कॉल के माध्यम से अपनी डिटेल किसी को शेयर नहीं करनी है, सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करनी है। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन किसी लिंक के माध्यम से या प्ले स्टोर पर जो ऑथेंटिकेट ना हो उसको यूज़ करते हैं तो आपका डाटा चोरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपकी नेट बैंकिंग तो बच जाती है क्योंकि नेट बैंकिंग आप उस फ़ोन में लॉगिन करके लॉग ऑफ कर देते हैं, यानी कि उससे बाहर आ जाते हैं, उस नेट बैंकिंग को बंद कर देते हैं। लेकिन आपके फ़ोन में जो है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो है ये हमेशा लॉगिन होते हैं। इनकी जानकारी को हैक किया जा सकता है, आपके पिन को हैक किया जा सकता है, आपकी बैंक डिटेल और नाम, इन सभी चीज़ों को, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड को हैक किया जा सकता है। आपको कोई भी अपनी ऐसी चीज़ मोबाइल में नहीं रखनी चाहिए जो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग पासवर्ड या पिन से संबंधित हो। आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटो या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप रखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आपको जो है कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करनी है। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करें वो ऑथेंटिकेट हो, सही हो, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अपने जो नंबर है जो बैंक में अपडेट है उसको एक अलग ही फ़ोन में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसको इंटरनेट से ज़्यादा कनेक्ट करके ना रखें, तो यही सबसे सही तरीका है कि आप आने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।